हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्य पीएससी एकेडमी और लक्ष्यविद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं CGTET 2022 जो 18 सितंबर को जिसका एग्जाम हुआ था, पेपर 1 अर्थात प्राइमरी का जो पेपर हुआ था प्रथम पाली में, उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को 30 प्रश्नों को मॉडल आंसर के रूप में आपको उपलब्ध कराया है। YouTube चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्यविद भावेश गजपाल सर्च करके वहां पर जुड़ सकते हैं। वहां पर वीडियो का लिंक और PDF भी उपलब्ध करा दूंगा। ये मैथमेटिक्स इसमें जो सॉल्व करूंगा, इसमें शिक्षा शास्त्र के भी प्रश्न होंगे। गणितीय जो पेडागोजी है उससे संबंधित भी प्रश्नों को भी सॉल्व कराऊंगा। साथ ही मैथमेटिक्स के पूरे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, मतलब पूरे 30 के 30 प्रश्नों को मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा। आगे शिक्षकों के भी प्रश्न जो होंगे, पेपर 2 के जो क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। इसके अलावा कक्षाएं चालू हैं। यदि कक्षाएं से संबंधित अन्य जानकारी चाहिए, कक्षाएं ज्वाइन करने से संबंधित अन्य जानकारी चाहिए, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज हम प्रश्नों की ओर। आपको देखने मिल रहा है गणित, तो पार्ट 4 है इसका गणित, ठीक है। यहां पर आपको एक प्रश्न देखने मिल रहा है, व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और बी दोनों मिलकर 15 दिनों में करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपए दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना कितना आएगा, कितना कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन चल रहा है साइड में, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसको हम 1 डे वर्क से निकालेंगे, अर्थात एक दिन के काम के मेथड से निकालते हैं। एक होता है समय और काम का मेथड, एक होता है 1 डे वर्क। 1 डे वर्क ज्यादा आसान होता है। मैं जब भी काम समय पढ़ाता हूं तो 1 डे वर्क मेथड को ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करता हूं। 1 डे वर्क आपको LCM मेथड कह सकते हैं इसको, दूसरे शब्दों में कई लोग LCM मेथड के नाम से जानते हैं। तो शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेना है। देखिए काम ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए 20 दिन में कर रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन, ठीक है। अब जो भी दिन रहेंगे ना उसका LCM निकाल लो, इसी को बोलते हैं LCM मेथड। जब हम LCM लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं इसका, तो आता है 60। कितना आता है, 60, ठीक है। ये जो 60 है ना, ये आपको कामों के लिए देगा। कितने काम, 60 कामों की संख्या है। ये आपको जब भी LCM निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, ये कामों की संख्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं 1 डे वर्क, एक दिन का काम। एक दिन का काम निकाल लो आप। एक दिन का काम कैसे निकालोगे, ए का एक दिन का काम, कुल कामों की संख्या कितनी है, 60, और कुल कितने दिन काम कर रहा है, ए 20, तो 60 बटा 20, 20 एकम 20, 20 तिया 60। नीचे वाला दिन है, ऊपर वाला काम है। तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 3 काम। कितना काम, 3 काम। अब ए प्लस बी का निकाल लो, ए प्लस बी का है ना, तो 60 बटा 15, 15 दिन में 60 काम करते हैं। 15 एकम 15, 15 चौक 60। तो ए प्लस बी मिलकर कितने काम करते हैं, 4 काम। और ए खाली कितना काम करता है, 3 काम। तो यहां से घटा दोगे तो बी का निकल जाएगा। बी का कैसे निकलेगा, ए प्लस बी में से घटा दो ए का, मतलब 4 में से घटा दो 3 को, तो किसका निकलेगा, बी का। बी का कितना निकल जाएगा, 1 काम। तो बी कितना काम करता है, 1 काम एक दिन में। 1 डे वर्क निकल रहा है, एक दिन में ए काम करता है 3, ए प्लस बी 4 काम करते हैं, तो बी काम करता है 1। ये निकल गया। अब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, हिस्सा बंटवारा कर दो। ये देखो ए का आया 3 हिस्सा काम का, और बी का आया 1 हिस्सा। कुल कामों की संख्या कितनी है, 4 काम। एक दिन में 4 काम करते हैं और उनको पूरा काम करने के 400 रुपए दिया जाता है, तो बंटवारा कम कम करना है। यहां पर से अनुपात निकल गया, ए के हिस्से में 3 हिस्सा, बी के हिस्से में 1 हिस्सा। बस ए का निकालना है, हिस्सा कितना आया, तो कुल रुपया कितना है, 400। कुल का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है, 3 हिस्सा। कितने में से, 3 और 1 4 में से। कितने में से भाई, 3 धन 1। कुल काम कितने, 4 काम, तो 4 में से 3 हिस्सा ए का है काम का, कुल 400 रुपए का। 4 एकम 100 से गुना कर दो, ए का हिस्सा आ जाएगा 300 रुपए। सिंपल। बी का भी निकाल लो, 400 का बी का हिस्सा कितना, 1 हिस्सा। कितने में से, आउट ऑफ
4 में से, तो जितने में से होता है वो हमेशा नीचे लिखाता है 100, तो बी का हिस्सा कितना आया 100 रुपए, ठीक है। ए का 300, बी का 100, जाहिर सी बात है 4 हिस्से हैं और 400 रुपए है, इसके में 3 हिस्सा आया तो 300 रुपए, इसके में 1 हिस्सा आया मतलब 100 रुपए। ऐसे ओरली भी निकाल सकते हो आप, पर सॉल्व करके दिखाना जरूरी है। तो इसका आएगा ए का 300 रुपए और बी का 100 रुपए, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम सॉल्व करके। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त हैं? विच कॉन्सेप्ट्स आर मोर एब्स्ट्रैक्ट? अमूर्त, मूर्त मतलब जिसकी आकृति हम बना सकते हैं, जो आकृति में हम पिरो सकते हैं, ठीक है। अमूर्त जो आकृति में नहीं है, जो मन में है, ठीक है। तो ज्यामिति तो आकृतियां होती हैं, गोला बेलन शंकु ले लो, कुछ भी ले लो, सभी आकृतियां हैं, मतलब ये मूर्त है। संख्याओं को भी हम लिख सकते हैं, तो ये भी मूर्त है, ठीक है। और बीजगणितीय, बीजगणितीय मतलब एल्जेब्रा, तो एल्जेब्रा जो है अमूर्त है। एल्जेब्रा को हम मानते हैं, माना x, माना कि x, माना कि y, तो इसका उत्तर होगा बी, बीजगणित एल्जेब्रा। ज्योमेट्रिक, एल्जेब्रिक, न्यूमेरिक ऑल आर इक्वली एब्स्ट्रैक्ट, नहीं, एल्जेब्रिक जो है, ज्यामिति जो है वो अमूर्त है, अधिक अमूर्त है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाता है? अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, कितने गुणनखंड? 2, और भाज्य के 2 से अधिक। तो आप कैसे करोगे, उदाहरण बताओगे, पहले तो उदाहरण बताओगे, पहले उदाहरण कैसे बताओगे, भाज्य संख्या कौन सी है, फिर बताओगे कि अभाज्य संख्या कौन सी है, या गुणनखंड निकाल के देखोगे, मतलब पहले उदाहरण बताओगे फिर सूत्र बनाकर उसे हल करने का प्रयास करोगे। तो इंडक्टिव, डिडक्टिव एनालिसिस, सिंथेसिस, संश्लेषण। तो अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए हम आगमन विधि का उपयोग करेंगे, उदाहरण बताकर, उदाहरण से पूर्ण की ओर जाएंगे, ठीक है। तो आगमनात्मक विधि या इंडक्टिव मेथड का हम टेक्निक का उपयोग करेंगे। इस प्राइम नंबर हैज 2 फैक्टर्स व्हिच व्हाट मेथड शुड बी फॉलो टू प्रूव इट एट द प्राइमरी लेवल, इंडक्टिव मेथड का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को मैं कोशिश करूंगा कि बता सकूं आपको, और सही से ही बता सकूं। लगभग मैंने जो भी आंसर उठाए हैं वो मानक सोर्स से उठाए, ऑथेंटिक सोर्स से उठाए हैं, तो ये सही ही होगा जैसा मॉडल आंसर आएगा। तो और अगर किसी क्वेश्चन को गलत लेता है जो मुझे लगता है कि वो सही था, तो उसके दावापत्ती के लिए सोर्स भी उपलब्ध कराऊंगा मैं। चलिए देखते हैं अब हम। सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, पुटिंग टुगेदर नोन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मूविंग फ्रॉम नोन टू अननोन, क्या कहलाता है? एनालिटिक मेथड, सिंथेटिक मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, तो संश्लेषण विधि कहलाता है, सिंथेटिक मेथड कहलाता है। सीजीटीटी 2016 में भी आया हुआ प्रश्न है और इसमें भी दे दिया है। संश्लेषण क्यों? सिंथेटिक जो है सिंथेसिस से बना है। सिंथेसिस मतलब होता है छोटे छोटे को मिलाकर निर्माण करना, और जब निर्माण करने का मेथड आता है तो अंश यहां पर दिया, अंशों से जब निर्माण होगा तो उसे संश्लेषण विधि कहेंगे, यहीं पर पकड़ लो। अंशों को एक साथ रखना फिर एक नया निर्माण कर रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, ये संश्लेषण विधि कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है? लर्निंग बाय रोट इज एन इंडिकेटर ऑफ विच मॉडल? तो रटना का जो प्रक्रिया है, जब गणितीय पेडागोजी आप पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्र जब आप पढ़ते हैं, तो आप सीधा सीधा देखेंगे रटना जब भी शब्द आता है सीधा सीधा बैंकिंग मॉडल उसको लगा सकते हैं। सीखना का रटना, रटने वाला मॉडल, सीखना यानी रटना जो है वो बैंकिंग मॉडल के अंतर्गत है। बैंकिंग मॉडल में हम रटते हैं तथ्यों को, फिर जब जरूरत पड़ता है तो उसको सीधा उपयोग करते हैं, तो ये बैंकिंग मॉडल के अंतर्गत आता है, ना कि प्रोग्रामिंग, ना कि बिल्डिंग, ना कि ऑल ऑफ बोथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 समपूर्ण पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है? द सम ऑफ 2 इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन, विच मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रूव दिस? ठीक है, तो प्रत्यक्ष उपपत्ति से हम डायरेक्ट बताकर कि दो सम पूर्णांक जो होते हैं उनको
उनका योग सदैव सम होता है। ये हम बताएंगे कैसे, प्रत्यक्ष उत्पत्ति से, डायरेक्ट प्रूफ के मेथड से बता सकते हैं। आगमन विधि के द्वारा नहीं, प्रतिवाद द्वारा नहीं, प्रति सकारात्मक उत्पत्ति के द्वारा नहीं, काउंटर पॉजिटिव प्रूफ, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन ये भी नहीं होगा, प्रूफ बाय इंडक्शन ये भी नहीं होगा, डायरेक्ट प्रूफ होगा। ठीक है, कैसा होगा, डायरेक्ट प्रूफ, प्रत्यक्ष उत्पत्ति के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो मैथमेटिक्स का आया हुआ यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 6.4009 का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको आप सीधा सीधा ऑप्शन से बना सकते हैं, जल्दी बनेगा। जिनको ऑप्शन नहीं आता और तरीका है भाई, इसको तो ये 64009 बाई दशमलव के जगह एक, जितनी संख्या उतना जीरो, ऐसा तो लिख सकते हो ना आप। 4 संख्या तो 4 जीरो, ये लिखा सकता, दशमलव हटा दिया। अब 64009 को पेयर कर देते हैं, है ना, एक जोड़ा, दो जोड़ा, और इसके लिए जोड़ा नहीं तो इसके सामने जीरो लगा दे, 3 जोड़ा। पेयरिंग करने से क्या होता है, हमको इकाई का अंक पता चल जाएगा 9। ऐसा कौन सा पहाड़े में संख्या है जिसके इकाई का अंक में 9 आता है? 3 तिया 9 और 7 7 49, 7 के पहाड़े में 49 में 9 आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 7, तो इकाई का अंक 0 9 से यह समझ आ गया, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ठीक है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अधिकतर 3 वाला दिख रहा है, मतलब 3 वाला होगा। अब ये अगला जो संख्या दिख रहा है वो 40 और 640 दिख रहा है। तो 640 के सबसे करीबी वर्ग क्या है? 640 के सबसे करीबी वर्ग है 25। 25 गुणित 25, एक अधिक पूर्व से सॉल्व कर सकते हो, एक अधिक करके 5 पंचे 25 और 3 दूनी 6, 625। तो या तो ये 253 होगा या तो ये 257 होगा, ठीक है। अब बस 253 257 को करके देख लो। आप जब 253 का वर्ग निकालोगे तो ये आएगा और ये संख्या के बाद दशमलव लगा देना, मतलब 2.53 ही इसका आंसर होगा, 2.53, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घनाभ मतलब क्यूबॉइड की बात कर रहा है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दी गई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। लंबाई 14, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन, यहां पर सॉल्व करके बताऊंगा ना भाई आपको, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, सॉरी, लेंथ ब्रेथ और हाइट का गुना। लंबाई कितना, 14, चौड़ाई 12 और हाइट कितना, 8। 14 गुणित 12 8 96, 6 चौक 24, 24 का 4 हाथ का है 2, 6 कम 6 2 8, 9 तो 36 का 6 हाथ का है 3, 9 कम 9 और 3 12, जोड़ लो 8 6 14, 14 का 4 हाथ का 3 है, 1344। इसका आंसर होगा बी, 1344 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तीनों का मीटर करके मीटर का क्यूब होगा, ठीक है। स्क्वायर वाले को मत लगा देना, क्षेत्रफल नहीं है, एरिया नहीं है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? तो संचार, स्वरूप और कार्य पद्धति, गणित के प्रति अरुचि, गणितीय तर्क शक्ति, सब होता है। गणित के प्रति अरुचि नहीं होगा भाई, आयाम उसका भी, भाई गणित के प्रति रुचि रहेगी तभी तो आप गणितीय शिक्षण में भाग लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग, ठीक है। तो डिस्पोजिशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसी प्रकार का और भी, अगर आपको पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, चाहे वो किसी भी टॉपिक को, हिंदी का हो, गणित का हो, अंग्रेजी का हो या प्योर शिक्षा शास्त्र का हो, तो उससे संबंधित कक्षाएं जारी हो गई हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल लक्ष्यविद भावेश गजपाल से जुड़ सकते हैं, सर्च मार के, वहां पर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ लिंक। चलिए देखते हैं आगे 100वां नंबर का जो प्रश्न है, साइंस भी डाल देता है। देखो, आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है? यहाँ पर द्रव्यमान फॉर मास, मास को m से, आयतन फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम को v से, घनत्व फॉर डेंसिटी, डेंसिटी को d से अंकित किया गया है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड मास, वेयर वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय v, मास इज डिनोटेड बाय m एंड डेंसिटी इज डिनोटेड बाय d, ठीक है। घनत्व, कोई भी चीज कितना घना है, घना है कैसे पता चलेगा? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन।
जितने एरिया में जितना मास भरा हुआ है, जितना ज्यादा मास, तो उससे हम डेंसिटी का पता लगाते हैं। घना है भाई, ये इतना एरिया है मान लो एक टब का या एक सिलेंडर का, और इसमें मास मतलब कण भरे हुए हैं, तो हम बताएंगे कणों की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा घना है बोलेंगे डेंसिटी, तो मास बाई वॉल्यूम ये तो होगा ना। तो यहां से निकाल लो संबंध, m इक्वल्स टू वी इंटू डी। ये देखो m को यहां रख लो, v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, d इंटू वी बराबर m, तो m इक्वल्स टू वी इंटू डी, ये ही इसका आंसर होगा। ठीक है चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 101। यदि 18 अनुपात 13.5 समानुपात 16 अनुपात x है तो x का मान निकालना है। ठीक है, 18 रेज टू 13.5 प्रोपोर्शन 16 रेज टू x, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। चलिए सिंपल सा है, 18 अनुपात, अनुपात का मतलब बटा 13.5 और दो ठो अनुपात लगा मतलब समानुपात होता है, प्रोपोर्शन होता है 16/x। x को इधर कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 गुना इसको इधर ले जाओ, x ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और ये नीचे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 16 के गुने में चले जाएगा 13.5, 18 आ जाएगा नीचे, x का मान निकालना है और सरल कर लो। तो यहाँ से 16 मल्टीप्लाई 135/18, यहाँ पर दशमलव से भिन्न में बदल दिए, दशमलव जगह 1, जितनी संख्या उतना 0। अब काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, और काट लो, 3 छक्का 18 और 3 नियम 27, फिर 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, फिर क्या बच गया, 2 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 4 तिया 12। x का मान कितना आ गया, 12। कहां पर है भाई, b में। चलो b हो गया, बहुत सरल है मैथमेटिक्स, ज्यादा कुछ टफ नहीं आया है इसमें। लोगों से मैथमेटिक्स कई लोगों को 0 स्तर पर है, वो भी बना ही लेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे गुना करते हैं, ऊपर से जोड़ते हैं संख्या को। सिंपल है ना, 4 दूनी 8, इससे गुना और इसको जोड़ दो, तो ये कैसा लिखा आएगा, 4 दूनी 8, 3 11, 11/4, बीच में भागित है, 8 एकम 8, नीचे से गुना ऊपर से जोड़ना, 8 एकम 8 और 1 9, तो 9/8 लिखा आएगा। अब भाग का चिन्ह का मतलब बटा होता है, तो 11/4 पूरा बटा, इसका मतलब बटा 9/8 है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद पलट दो, पलटोगे तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो 11 गुना 8 पूरा बटा 4 नीचे आ जाएगा, गुना 9। ये सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, 22/9, सिंपल था 9। ये इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, बढ़ते क्रम, अंतर तो अलग अलग है, पहले घटा के देख लीजिए, 14 में से 9 गया, 4 में से 1, 11 में से 6, 1 का अंतर 6 का अंतर, ये अंतर अलग अलग है, मतलब इसको हमको दूसरा विधि से निकालना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले विधि से निकालना पड़ेगा। पहले 9 का 3/4 के साथ देखिए, 9 का 14 और 3/4 कौन बड़ा है, बड़ा देखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये गुना कर देते हैं। कैसे करेंगे, 9 चौक 9 और 4 का गुना, 9 गुना 4 बराबर कितना है 36, 14 तिया 14 गुना 3 बराबर है 42, तो कौन बड़ा हुआ, 36 वाला कि 42 वाला, ये बड़ा हुआ है ना, मतलब 9/14 से बड़ा है 3/4। हमको लिखना है बढ़ते क्रम में, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटा से बड़ा, तो ये छोटा हुआ 9/4 के बाद ही, 9/14 के बाद ही आएगा 3/4, ये तो एक सीरीज मिल गया। अब देख लेते हैं हम 9/14 के साथ 5/11 का देख लेते हैं। ठीक है, 11 नियम 11 गुना 9 99, ठीक है, 14 पंचे 14 गुना 5 70, तो कौन बड़ा हुआ, इन दोनों बड़ा हुआ ये 9/14, मतलब 5/11 सबसे छोटा है, क्योंकि इससे बड़ा तो ये है और इससे छोटा क्या है 5/11 है। ये सीक्वेंस किसमें है भाई, ये सी में है, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणितीय अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए, है ना, निदान होना चाहिए, योगात्मक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ द मैथमेटिक्स लर्निंग शुड बी प्राइमरली डायग्नोस्टिक, समेटिव, फॉर्मेटिव, ऑल ऑफ एबोव, सभी होना चाहिए भाई, है ना, सभी रहता, निदान भी होता है, रचना भी होती है, योगात्मक सभी होना चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित हैं। यूज ऑफ द गेम स्नेक एंड लैडर्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट
रिलेटेड विथ मेजरमेंट, नंबर, शेप्स, ज्योमेट्री, मापन, संख्याएं, आकृतियां, ज्यामिति। अभी संख्याएं देखते हैं हम, जब सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं हम बच्चों को, तो जोड़ना, कितना जोड़कर कितना गया, कितना जम करके कितना गया, तो नंबर सिखाते हैं। मापन सिखाते हैं कि नहीं, आकृति कहाँ देखोगे, ज्यामिति नहीं हो सकता, संख्याएं बताते हैं। क्या बताते हैं, नंबर्स। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है, विच इज नॉट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है, शुद्धता से, एग्जैक्टनेस से, स्पेसिफिक सीक्वेंस से, विशिष्ट क्रम से, एक्सपांडेड एक्सप्रेशन से, विस्तारित अभिव्यक्ति से। यही आएगा इसका आंसर, पैटर्न तो होता ही है। विस्तारित अभिव्यक्ति कैसे करोगे, नहीं शुद्धता होगा, विशिष्ट क्रम होगा, सीक्वेंस से ही बनाएंगे, स्वरूप भी होगा, लेकिन विस्तारित अभिव्यक्ति संबंध नहीं है इसका। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है तो बेलन का आयतन होगा। If the radius and the height of the cylinder is respectively r and h, then volume of the cylinder is। ज्योमेट्री के ज्यामिति से बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इसे सबसे पूछा गया है। इस प्रकार के मैथमेटिक्स के अगर आप ही प्रश्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मैथमेटिक्स, तो जरूर मुझे व्हाट्सएप करें। चलिए देखते हैं, बेलन, ये देखो, एक वृत्त बनाया, दूसरा वृत्त बनाया। ठीक है, अब ये दो वृत्त से जोड़कर बेलन बन गया ना। अब एक सोचना, ये पूरा भरा है ना, सोचना, एक नीचे में एक वृत्त रखा, सपोज एक चौड़ी मान लो, जिसका क्षेत्रफल होता है, पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही बहुत सारी चूड़ियों को एक के ऊपर एक रख लूं, कितने ऊंचाई, मान लेता हूं मैं h ऊंचाई तक रखा, कितने ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक, तो कैसा दिख रहा है, ये बेलन के जैसे दिख रहा है। ऐसे ही पाई आर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है, एरिया है, ऐसे चूड़ियों को मैं, बहुत सारे वृत्तों को मैं एक h हाइट तक, h ऊंचाई तक रखा हूं, तो बन गया इस, है ना, तो ये बेलन बन गया। और इसके अंदर इस एरिया में जो कोई भी तरल पदार्थ, पानी, रेती, कुछ भी भर के देख लो, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में ही घिराएगा, ऊपर तक, हाइट तक पाई आर स्क्वायर एरिया ही घिराएगा, h हाइट तक। कोई खोखला बेलन है, उसके अंदर पानी भर के देखोगे, पाई आर स्क्वायर एरिया h हाइट तक जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर h इसका आयतन होगा। कोई भी वस्तु स्थान घेरने, जो इस आकार में स्थान घेरती है, वो उसका आयतन हो जाता है, तो आयतन पाई आर स्क्वायर h होगा। सिंपल सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला भी खुद बना सकते हो, कुछ इसमें इश्यू नहीं है मैथमेटिक्स में। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापर्त्य 15 है तथा उनका लघुत्तम 300 है तथा एक संख्या 60 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू नंबर्स इज 15 एंड देयर LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज 300 इफ वन ऑफ द नंबर इज 60 देन द अदर इज। अरे कुछ नहीं है भैया, लघुत्तम समापर्त्य गुणित महत्तम समापर्त्य बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। एलसीएम दिया है 300, एचसीएफ दिया है 15, एक संख्या दी है 60, दूसरी संख्या को मान लेते हैं x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ला लो, 300 गुना 15 तिरक गुना करके 60 को नीचे ला लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, शून्य शून्य काट लो, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 15 पंचे 75, इधर क्या बचा था x। ये हो गया मान, आंसर वैल्यू सी 75 होगा इसका आंसर, दूसरी संख्या। सिंपल है। ठीक है, हाँ, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है। ठीक है, चरण दर चरण अगर हम सीखते हैं तो हम प्रोग्रामिंग मॉडल में सीखते हैं। प्रोग्रामिंग मॉडल, इन विच मॉडल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इज कंसिडर्ड लर्निंग। प्रोग्रामिंग मॉडल, बैंकिंग मॉडल में रटते हैं, प्रोग्रामिंग मॉडल में चरण दर चरण तरीके से सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के बचपन से करते आ रहे हो, क्लास कक्षा में जब बच्चे थे 12वीं 11वीं पढ़ते थे, भाई इससे ज्यादा मेरा परसेंट आया होगा। ठीक है, जो किया होंगे, तो 3/16 गुणित 100, 100 से गुना कर दो, प्रतिशत में बदल जाएगा। 4 चौक 16, 4 25 हम 100, 25 तिया 75/4। अब इसको पास ला लेते हैं, 75/4, 4 एकम 4, 35, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24,
4 अट्ठे 32, बच गया 3, 18 सही 3/4 क्लॉकवाइज घुमा दो। इसका वैल्यू कितना है? 18 सही 3/4। 3/4 को क्या बोल सकते हैं? 3/4 मतलब 100 का 3/4 मतलब 0.75। 3/4 का मतलब कितना होता है? 0.75। ये कितना? 18। तो कितना हो जाएगा? 18.75। यही वाला आंसर आएगा। 18 तो एक ही दिख रहा है, ठीक है, 18.75 इसका आंसर होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे की ओर। बढ़िया प्रश्न है। 450 रुपए की राशि के लिए साधारण ब्याज 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपए प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? टाइम निकालना है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 रुपीज टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 PRT इंटू 100। सिंपल सा कहूं, मूलधन यहाँ पर कितना दिया है? 450, पी की वैल्यू। दर रेट कितना दिया है? 4.5%। और साधारण ब्याज यहाँ पर दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया 81 रुपए, रख लो 81 रुपए दिया है ये। मूलधन दिया है 450 रुपए, दर दिया है 4.5%, समय नहीं दिया है, समय को मान लेते हैं x/100। बस समय को रोक के बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, समय को रोक दो बाकी को भेज दो। 81 गुना 100, देखो ये ऊपर चला गया 100, अब 450 नीचे आ जाएगा। 450 गुना 4 ये 4.5 दशमलव को भी नहीं बदलोगे नीचे 10, तो 100 के साथ चला गया 10 और ये हो जाएगा नीचे 45। ये हो जाएगा 45, ठीक है 45 और x को रोक दो इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, शून्य शून्य काट लिया। ठीक है, 100 गुणित 81 45 गुणित 45 करके काटोगे तो सीधा सीधा आपका वैल्यू आ जाएगा। चलो काट लेते हैं, 5 से कटेगा, 5 से काट लेते हैं। 5 नियम 45 और 5 दूनी 10, शून्य 20 बार में, 9 एकम 9, 9 नियम 81। ठीक है, फिर 5 से, 5 नियम 45, 5 चौक 20, 9 और 9 कट गया 4, x की वैल्यू आई 4 वर्ष। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं। वह चिंतन के किस चरण पर है? रोहित experiences that square is a rhombus as well as rectangle. His thinking is in which stage? रोहित सोचता है कि ये जो वर्ग है ना वही समचतुर्भुज है और वही आयत है। ठीक है, ये सोचना चालू कर दिया है। ठीक है, तो वो क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? वो विश्लेषण कर रहा है क्या, एनालिसिस कर रहा है क्या, रिलेशनशिप बता रहा है क्या, डिडक्शन, निगमन या रिकॉग्निशन, पहचानना, संबंध सोच रहा है। इन लोगों में क्या संबंध होगा कि एक जैसे हैं? आप खुद सोचो ना। अरे यार, इसको टेढ़ा बना दिया समचतुर्भुज को, वर्ग को ऐसा बना दिया, आयत को थोड़ा खींच दिया है। संबंध सोच रहे हो आप, रिलेशन सोच रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आएगा उत्तर में संबंध। चलिए बढ़िया प्रश्न है। एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी? अ बॉय कैन टाइप 960 वर्ड्स इन 20 मिनट्स, कैलकुलेट हिज टाइपिंग स्पीड इन पर आवर। ठीक है भाई, 20 मिनट में 960, एक घंटे में कितने हैं? 20 मिनट, 3 20 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 20 20 40 20 60, टोटल 60 मिनट मतलब 1 घंटा। बस 960 और 960, हर 20 मिनट में 960 जोड़ दो, 0 0 18 8 हाथ का 1 9 9 9 9 3 27 और 1 28, 2880, 2880 शब्द प्रति घंटा इसका उत्तर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है? A close relationship between the growth of thinking and the development of mathematical concept is established in सिद्धांत में, थ्योरी में, इंटरवेंशन में, हस्तक्षेप में, रिसर्च में, अनुसंधान में, डिमॉन्स्ट्रेशन में, प्रदर्शन में। अनुसंधान करोगे, रिसर्च करोगे आप, इसका उत्तर आएगा अनुसंधान। आगे देखते हैं। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपए है, उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उसी कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालना है।
damaged chair that cost 110 was sold at a loss of 10%, find the selling price। कॉस्ट प्राइस दिया है, सीपी दिया है, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना है 110 रुपए में खरीदा, ठीक है। हानि कितना दिया, लॉस कितना दिया 10%, बस, ठीक है। क्रय मूल्य सीपी का लाभ या हानि का परसेंट बराबर होता है विक्रय मूल्य। सिंपल सा फंडा, यूनिवर्सल फॉर्मूला। 100 प्रश्न दोगे 100 प्रश्न इसी से बना दूंगा। 100 के 100 प्रश्न पूरा लाभ हानि इसी फॉर्मूले में खत्म कर दूंगा और कुछ दूसरा लाने की जरूरत ही नहीं है। क्रय मूल्य 110 रुपए, लाभ या हानि, ठीक है। 10% लॉस हो रहा है, लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं बटा 100, और हानि होता है तो 100 में उतना घटा के लिखते हैं। हानि हो रहा है तो उसको लिखेंगे 90 बटा 100, 100 में 10 घटा के, 10% की हानि 100 में 10 घटा के बटा 100%, हटाने के लिए बटा 100, ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य। ये तो निकालना है विक्रय मूल्य, ठीक है। 0,000,000 नियम 99 रुपए, ये निकल गया उत्तर। कहाँ भाई, ये है 11 नियम। उसी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा 99 रुपए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं? ओरल एग्जाम्पल्स हेल्प्स टू डेवलप विच पावर इन पीपल्स, ठीक है। थॉट, लॉजिक, इमेजिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, सभी भाई सभी। जब आप मौखिक ओरल एग्जाम्पल्स देते हैं तो सोचने लगता है, विचार करने लगता है, तर्क करने लगता है, कल्पना करने लगता है बच्चा, तो ओरल भी आएगा, सॉरी ओरल एग्जाम्पल्स में विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति सब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस खत्म होने वाला है, 4 प्रश्न और बचे हैं बस। तो गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकृति के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। The use of the three-dimensional objects like ball and orange to develop the concept of the sphere is example of the dimension aspect। सोपान क्रमिक संरचनाएं, hierarchical structure specific to general, विशिष्ट से व्यापक की ओर, concrete to abstract, मूर्त से अमूर्त की ओर, none of this above। तो बताते हो आप मूर्त से अमूर्त की ओर, बताते हो ना, दिखाओगे उसको। ये क्या है बेटा, त्रिभुज है। ये गेंद को दिखाओगे तो ये बॉल है, तो मूर्त मतलब वहां पर प्रेजेंट है, मूर्ति है, वो दिख रहा है उस अमूर्त की ओर, फिर उसको सोचवाओगे कि बॉल है, ठीक है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हो, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बढ़िया प्रश्न है। 6 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से 3 बाई 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काट दिया गया। बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल निकालो। और रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ द पेपर डायमेंशन 3/2 was cut from the rectangular sheet of the paper of the dimension 6/5 area of remaining the sheet of paper is। पहले बड़े का निकाल लो, बड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, बड़े एरिया का क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल, पहला बड़ा वाला है ना। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, 6 गुणित 5, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर छोटे का निकालो, छोटा मतलब नीचे वाला दूसरा नंबर, ये वाला है ना, 3/2, लंबाई गुणित चौड़ाई, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बड़े में से ये 6 को हटा देने पर कितना बचेगा बोला, तो घटा दो दोनों में से, कितना बचा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 में से 6 गया 24, 24 का है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सरल प्रश्न बताया हुआ है, ठीक है। चलिए 119, 2 प्रश्न और बचे हैं, कुछ नहीं करना है 2 प्रश्नों में। 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है तो x का मान क्या होगा। द एवरेज ऑफ 3, 8, 9 एंड x इज 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा। औसत क्या बोलता है, औसत क्या बोलता है, एवरेज क्या बोलता है, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, ठीक है। सभी संख्याओं का योग, 4 संख्या है टोटल, चारों का योग बटा कुल संख्याएं, यही होता है एवरेज या औसत। और औसत का मान दिया है क्या, कितना है 6 है बोला है, ये तो 6 दे दिया है। 8, 16, 17, 17 3 20, 20 धन x बटा 4, 4 को 3 गुना करके ऊपर ले जाओ, बराबर 20 धन x, 6 चौक 24 धन 20, सॉरी 24 बराबर 20 धन x, ट्रांसफर कर दो, है ना, पक्षांतर करो, ऋण हो जाएगा, 24 में से 20 गया 4, x की वैल्यू क्या आ गया 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न,
वाह वाह, फॉर्मूला ही दे दिया लगता है, साइंस भी घुसा देता है। निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट? चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, बचपन से पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। खत्म। यहाँ पर 30 प्रश्न खत्म हो गए गणित के, बहुत ही सरल थे प्रश्न, और आई होप ये आपको समझ आया होगा। गणित के अगर वर्ग 2 के लिए भी आपको, मतलब शिक्षक भर्ती के लिए भी, सहायक शिक्षक के लिए भी मैथमेटिक्स की क्लासेस करनी है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को शेयर करें, मेरे टेलीग्राम चैनल से सर्च करके जुड़ें। थैंक यू।